पिछले वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम सर्वर एक्शंस की रिटर्न वैल्यू को अपने क्लाइंट के अंदर एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग यूज एक्शन स्टेट। और मैंने लास्ट वीडियो में ये भी बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में हम क्लाइंट साइड फॉर्म वैलिडेशन करेंगे, लेकिन वो करने से पहले हम एक दूसरे तरीके का यूज करके सर्वर एक्शन की रिटर्न वैल्यू को एक्सेस करना सीखेंगे इस वीडियो में। और वो कैसे? उसके लिए हम अपने सर्वर एक्शन को मैन्युअली कॉल करवाएंगे। कैसे करवा सकते हैं अभी हम देखते हैं। यहाँ पर मैं यूज एक्शन स्टेट ये वाला जो हुक है इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। इसको मैं यूज नहीं करूंगा, अभी थोड़ी देर बाद इसको यूज करेंगे, अभी के लिए नहीं यूज करता हूँ। और यहाँ से जो एक्शन प्रॉप है इसको भी हम हटा देते हैं। ये वाला जो रजिस्टर यूजर फंक्शन है ये एक सर्वर एक्शन है, लेकिन हम इसको कॉल कर सकते हैं मैन्युअली यहाँ पर अपने क्लाइंट कोड के अंदर। कैसे कर सकते हैं? हम ऑन सबमिट यूज कर सकते हैं। हमें पता है कि हम ऑन सबमिट यूज कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे ऑन सबमिट नाम का एक वो फंक्शन बना लेता हूँ और मैं यहाँ पर हैंडल सबमिट एक फंक्शन बना लूंगा। इसके नीचे यहाँ पे कॉन्स्ट हैंडल सबमिट ये फंक्शन बना लूंगा और ये एक एसिंक फंक्शन हम बनाएंगे, एसिंक। और जब भी सबमिट होता है एक फॉर्म तो हमें एक इवेंट मिलता है, इवेंट ऑब्जेक्ट, और हम इस इवेंट के ऊपर इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट कर सकते हैं। ये हमें करना होगा, नहीं तो हमारा फॉर्म रिलोड हो जाएगा। और हम इस वाले सबमिट हैंडलर को यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे हम कंसोल लॉग करते हैं, कंसोल लॉग ऑब्जेक्ट इस तरह से हम कर देते हैं, कुछ भी कंसोल लॉग कर दें ताकि हमें पता चले कि ये फंक्शन हमारा रन हो रहा है। एक बार मैं यहाँ पे आता हूँ। अब हम सर्वर एक्शन को नहीं कॉल कर रहे हैं, अभी हम केवल एक क्लाइंट साइड में इवेंट हैंडलर ला के ये कर रहे हैं। और ये शायद ये हमारा कोड रन नहीं कर रहा है, ये हमारा पेज अभी कंपाइल नहीं हुआ है। अभी ये हमारा पेज कंपाइल हो रहा है। अभी ये जो वेबसाइट ओपन थी ये पुराने वीडियो के कोड से फाइल ओपन है, तो एक बार मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ और ये काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा रहा है, तो मैं पूरा सर्वर ही रिस्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, अभी कोई डेटा नहीं जाएगा, बस एक कंसोल लॉग रन होगा। ये रन हो गया और ये बता रहा है स्टेट इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि हम स्टेट को कहीं पर यूज कर रहे हैं। यहाँ पर नीचे शायद यूज कर रहे थे स्टेट, ये है ना, स्टेट डॉट एरर स्टेट डॉट मैसेज, इसको हम यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं। इसको मैं अभी के लिए कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि ये एरर ना आए। इस पेंडिंग ये भी हम हटा देते हैं। अभी थोड़ी देर बाद हम इन सबको अनकमेंट कर देंगे दोबारा से। यहाँ पे मैं रजिस्टर पे क्लिक करूंगा तो ये हमारा फंक्शन रन हो रहा है। अब यहाँ पर सर्वर एक्शन जैसा कुछ भी नहीं, हमने नॉर्मल फॉर्म बना दिया जिसमें ऑन सबमिट एक हैंडल लगा दिया और ये हमारे ब्राउजर के अंदर ही कॉल हो रहा है। अब यहाँ पर हम अपना रजिस्टर यूजर ये वाला सर्वर एक्शन कॉल कर सकते हैं। इसको मैं यहाँ पर कॉल करूंगा और इसके अंदर मुझे डेटा पास करना होगा। जब हम इसको कॉल करते हैं ना, तो यहाँ पर हम डेटा पास कर सकते हैं मैनुअली जो हम कॉल करते हैं। यहाँ पर मैं हार्ड कोड करके नेम अनुराग ये सेट कर देता हूँ, ईमेल अनुराग, एक मिनट, अनुराग @gmail.com ये सेट कर दूंगा और पासवर्ड की वैल्यू ABCD ये वैल्यू हो जाएगी। तो मैनुअली मैं यहाँ पे डेटा को पास कर रहा हूँ और ये एक एसिंक्रोनस फंक्शन है, इसीलिए प्रॉमिस रिटर्न करता है। देखो इसकी वैल्यू है एक प्रॉमिस, और प्रॉमिस को हम यहाँ पे अवेट करवा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे करूँगा कॉन्स्ट डेटा इज इक्वल टू अवेट, और फिर मैं यहाँ पे कंसोल लॉग ऑब्जेक्ट की जगह पे कंसोल लॉग डेटा कर सकता हूँ। और जो भी हम इस फंक्शन से रिटर्न कर रहे होंगे, यहाँ पर जैसे कि इस केस में हम एरर रिटर्न कर रहे हैं, तो ये एरर यहाँ पर आ जाएगी और डेटा के अंदर एरर वाला ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट उसके अंदर एरर प्रॉपर्टी रहेगी और मैसेज रहेगा। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे रन करता हूँ, यहाँ पे रजिस्टर के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये क्या बोल रहा है, कैन नॉट गेट प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग गेट। हाँ, तो देखो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर अब जब हम इस फंक्शन को, जो रजिस्टर यूजर है, इस फंक्शन को, ये हमारा एक सर्वर एक्शन है या सर्वर फंक्शन है, इसको जो हम मैनुअली डायरेक्टली कॉल करते हैं या फिर
हम जब डायरेक्टली इस फंक्शन को यहाँ पर दे देते हैं एक्शन प्रॉपर्टी के ऊपर, हमने ये भी देखा है, एक्शन प्रॉपर्टी के ऊपर जब डायरेक्टली देते हैं तो हमारे सर्वर एक्शन के ऊपर केवल एक ही प्रॉपर्टी रिसीव होती है, केवल यही प्रॉपर्टी रिसीव होती है, ठीक है। जो प्रीवियस वैल्यू है वो रिसीव नहीं होती, केवल फॉर्म डेटा रिसीव होता है। अब इस केस में जो फॉर्म डेटा रहेगा वो एक ऑब्जेक्ट रहेगा, ये जावास्क्रिप्ट वाला फॉर्म डेटा नहीं रहेगा जिसके ऊपर गेट मेथड होता है। अभी भी ये गेट वाला एरर आएगा। अभी देखो क्या आ रहा था, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग गेट, ये एरर आई थी। इस बार हम रन करेंगे तो दूसरी एरर आएगी कि डॉट गेट इज नॉट अ फंक्शन, ऐसा कुछ, ठीक है। यहाँ पर हमने रन किया है, अब ये देखो प्रीवियस डेटा इज नॉट डिफाइंड, ये एरर आ रही है क्योंकि इसको हमने हटाया नहीं। इसको हटा के एक बार हम दोबारा से रन करते हैं। अब ये देखो फॉर्म डेटा डॉट गेट इज नॉट अ फंक्शन, ये एरर आ रही है। यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, ये देखो फॉर्म डेटा डॉट गेट इज नॉट अ फंक्शन, यानी कि हमारा फॉर्म डेटा यहाँ पर आ रहा है लेकिन फॉर्म डेटा के ऊपर गेट नाम का कोई फंक्शन नहीं है, क्योंकि ये वैसा वाला फॉर्म डेटा नहीं है। देखो वैसा वाला फॉर्म डेटा जब मैं बोलता हूँ तो उससे मेरा क्या मतलब है, जावास्क्रिप्ट के अंदर एक वो होता है कंस्ट्रक्टर जिसको हम इस तरह से कॉल कर सकते हैं, न्यू फॉर्म डेटा। तो ये एक फॉर्म डेटा ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, इसके ऊपर गेट मेथड होता है, ठीक है। इसके ऊपर गेट मेथड होता है, गेट फॉर एग्जांपल नेम, तो यहाँ पर कोई भी नेम प्रॉपर्टी नहीं है, हमने एम्प्टी क्रिएट किया है इसलिए यहाँ पे नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये जावास्क्रिप्ट का नेटिव फॉर्म डेटा ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, जो कि यहाँ पे रिसीव होता है। लेकिन जब हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट मैनुअली पास कर दे रहे हैं तो ये ऑब्जेक्ट इसी तरह से एज इट इज रिसीव हो जाएगा और फिर हमें अब डॉट गेट मेथड यूज भी नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर हम केवल फॉर्म डेटा कॉन्सोल लॉग कर लेंगे, पूरा ऑब्जेक्ट आ जाएगा और फॉर्म डेटा डॉट ईमेल इस तरह से हम कर सकते हैं। कोई भी वैल्यू एक्सेस करनी है डॉट करके हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकेंगे क्योंकि यहाँ से हम प्लेन ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं। जब हम इस रजिस्टर यूजर को यहाँ पर एक्शन प्रॉप के ऊपर देते हैं तब क्या होता है, उस केस में ये एक फॉर्म डेटा टाइप पास करता है, मतलब एक ऑब्जेक्ट पास करता है जो कि जिसका टाइप फॉर्म डेटा होता है। लेकिन इस केस में हम सिंपल ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं। अभी हम दोबारा से टेस्ट करते हैं, इसको हमने रन किया और यहाँ पर देखो ये एरर आ रही है। एरर क्या है, ये वही एरर है जो हमने अपने सर्वर एक्शन से रिटर्न किया है। बेसिकली यहाँ पर कोई एक्चुअल एरर नहीं है, जो भी हमने रिटर्न किया है ऑब्जेक्ट वो यहाँ पे रिटर्न होके आ रहा है। अगर हम ये चीज़ रिटर्न कर देंगे, यहाँ पे डॉट ईमेल कर देंगे तो ये चीज़ रिटर्न होके आएगा, मैसेज प्रॉपर्टी रिटर्न होके आएगी। अभी हम फिर से सबमिट करते हैं, ये देखो यहाँ पे रिटर्न होके आ रही है। और कहाँ से कॉन्सोल लॉग प्रिंट होके आ रहा है, ये कॉन्सोल लॉग पेज नंबर 24 से आ रहा है, पेज नंबर नहीं, लाइन नंबर 24 से। और फाइल जो है हमारी वो पेज डॉट जेएस है, रजिस्टर स्लैश पेज डॉट जेएस, यहाँ पर टूल टिप के अंदर भी आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो पेज डॉट जेएस लाइन नंबर 24, ये है हमारी फाइल, यहाँ से हमारा ये कॉन्सोल लॉग प्रिंट होके आ रहा है। यानी कि इस फंक्शन को हम मैनुअली भी कॉल करवा सकते हैं और इसकी रिटर्न वैल्यू एक प्रॉमिस होती है जिसको जब हम अवेट करते हैं तो हमें एग्जैक्ट वही वैल्यू मिल जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर और भी ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है कि ये कैसे वर्क कर रहा है। ये तो सर्वर वाला फंक्शन है, हम क्लाइंट के कोड के अंदर कैसे कॉपी यहाँ पे कॉल कर पा रहे हैं। तो बेसिकली ये वाला कोड हमारे क्लाइंट के कोड के अंदर कभी रन नहीं होता है। ये इस तरह से हमें कोड में दिखता है बस कि हम सर्वर वाले फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, लेकिन ये फंक्शन बिहाइंड द सीन्स एक एपीआई रिक्वेस्ट भेजेगा, एक फेच रिक्वेस्ट भेजेगा पोस्ट टाइप की, उसके अंदर ये सारा डेटा सेंड करेगा और जब उसका रिस्पॉन्स आएगा तब यहाँ पर हमें रिसीव हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसा कुछ सेटअप बना दिया है नेक्स्ट.जेएस ने। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं। हम मैनुअली सर्वर एक्शन को कॉल कर रहे हैं, लेकिन ये वाला कोड यहाँ पर नहीं आता है। इस कोड को मतलब रिमोटली कॉल किया जाता है एक नेटवर्क रिक्वेस्ट के थ्रू, ठीक है। और अब यहाँ पर हमें डेटा मिल गया तो हम चाहें तो इसको एक स्टेट के अंदर सेव करवा के हम इस डेटा को यूआई के ऊपर दिखा सकते हैं, जैसे यहाँ पे दिखा रहे थे पहले, यहाँ पर मैसेज और एरर करके दिखा रहे थे एक स्टेट बना के। लेकिन इस तरह से हम नहीं करते हैं, हम मैनुअली कॉल नहीं करते हैं सर्वर एक्शन को। कोई गलत बात नहीं है, लेकिन हमें ये वाला जो हुक मिलता है ये ज़्यादा अच्छे से काम करता है। इसमें हमें स्टेट भी मिल जाता है और इस पेंडिंग प्रॉपर्टी भी मिल जाती है, एक ही बार में हमारा दोनों काम हो जाता है। तो
अब आपको वैलिडेशन करने के लिए अगर मैं बोलूँ, तो अब आप कर सकते हैं, क्योंकि अब आपके पास कोड लेवल पर कंट्रोल है। यहाँ पर आप जो सर्वर एक्शन है, उस फंक्शन को कॉल करने से पहले इस फंक्शन को कॉल करने से पहले आप डेटा को वैलिडेट कर सकते हैं। अभी तो ये डेटा हम खुद से मैन्युअली पास कर रहे हैं, लेकिन इसी के ऊपर हमें फॉर्म डेटा भी मिलता है, ठीक है? ये जो इवेंट होता है, इसके ऊपर हमें फॉर्म डेटा मिलता है। एक बार मैं कंसोल लॉग कर लेता हूँ, देखता हूँ। इवेंट डॉट टारगेट इवेंट डॉट टारगेट डॉट फॉर्म डेटा शायद, या फिर हमें खुद से क्रिएट करना पड़ेगा फॉर्म डेटा फॉर्म डेटा। इस तरह से तो नहीं होती है वैल्यू, मुझे लगता है कि खुद से हमें क्रिएट करना पड़ेगा फॉर्म को डाल के। एक बार मैं रिफ्रेश करता हूँ, सबमिट करता हूँ, तो ये अनडिफाइंड आता है। यहाँ पे इवेंट डॉट टारगेट के ऊपर नहीं होता है। हमें क्या करना होगा, कॉन्स्ट नहीं करना है, हमें न्यू फॉर्म डेटा ये क्रिएट करना है, और इसके अंदर हमें इवेंट डॉट टारगेट डाल देना है। और ये चीज़ देखो, अभी जो मैं करके बता रहा हूँ, ये भी मेहनत वाला काम करके बता रहा हूँ। अभी थोड़ा और आसान काम भी बताऊँगा कि हम मैनुअली करवा सकते हैं बिना हैंडल सबमिट लगाए भी, ठीक है? वो भी मैं करके बताऊँगा। तो कॉन्स्ट फॉर्म डेटा इज़ इक्वल टू, इस तरह से हम एक फॉर्म डेटा क्रिएट कर लेंगे, अपने डेटा को, अपने फॉर्म को पास करके। इवेंट डॉट टारगेट के ऊपर हमें फॉर्म इवेंट मिलेगा, मतलब फॉर्म इवेंट नहीं, फॉर्म एलिमेंट मिलेगा। उसको जब हम इस फॉर्म डेटा के अंदर पास करेंगे, तो एक नया फॉर्म डेटा क्रिएट हो जाएगा। अब इसके ऊपर हम डॉट गेट यूज़ कर सकते हैं। फॉर्म डेटा डॉट गेट नेम, ऐसे ही ईमेल, ऐसे ही पासवर्ड, यहाँ पे ईमेल कर देंगे, और यहाँ पे पासवर्ड ये कर देंगे, ठीक है? एक बार हम अब इसको टेस्ट करते हैं, ठीक है? यहाँ पे हम देखते हैं, और हम देखते हैं सर्वर के ऊपर क्या जाता है। अभी तक जो जा रहा था वो अनुराग, जो हमने हार्ड कोड किया था वो जा रहा था। तो हमारे फॉर्म से एक्चुअल वैल्यू सेंड होके जाएगी सर्वर तक। तो एक बार हम टेस्ट करते हैं। हमने सबमिट किया, यहाँ पर ये आ रहा है, देखो ईमेल जा रहा है procoder@gmail.com। यहाँ पर भी सर्वर के ऊपर भी यहाँ से जा रहा है, हमारे फॉर्म से वैल्यू जा रही है, ठीक है? अगर हम फॉर्म के अंदर कुछ भी वैल्यू चेंज करते हैं, फॉर एग्जांपल procoder123@gmail.com, तो ये देखो procoder123.com, ये सर्वर तक जा रही है, फिर वहाँ से हम रिटर्न कर रहे हैं इस वैल्यू को। तो इस तरह से हम सर्वर एक्शन को मैन्युअली कॉल करवा के उसका डेटा ले सकते हैं, और अब हम चाहें तो वैलिडेट भी कर सकते हैं। इस वीडियो में हम ज़्यादा कोई वैलिडेशन नहीं लगाएंगे। मैं ये जो पूरा ऑब्जेक्ट है इसके अंदर का, ये कॉपी करके एक नए वेरिएबल के अंदर सेव कर लेता हूँ। न्यू फॉर्म नहीं, न्यू यूज़र इज़ इक्वल टू ये चीज़, इस तरह से, और फिर इसके अंदर ये न्यू यूज़र डाल देंगे। अब ये फंक्शन कॉल करने से पहले हम यहाँ पे वैलिडेशन का कोई भी कोड लगा सकते हैं। मैं एक सिंपल सा वैलिडेशन लगा देता हूँ, एक सिंपल सा, बहुत सिंपल सा, बस केवल नेम के लिए और पासवर्ड के लिए, इन दोनों के लिए लगा देते हैं। यहाँ पर मैं लिख दूंगा, क्या लिखूँ मैं, यहाँ पर इफ कंडीशन लगा के लिखते हैं, इफ यूज़र डॉट, एक मिनट, यूज़र नहीं है, न्यू यूज़र है, न्यू यूज़र डॉट नेम डॉट लेंथ, बहुत सिंपल सी वैलिडेशन है, इज लेस देन 3। अगर 3 से कम है तब हमें एक एरर सेट करना है। और एरर कहाँ पर सेट करेंगे हम? एरर हम एक स्टेट बना लेंगे एरर के लिए। यहाँ पर मैं बेसिक एरर हैंडलिंग भी करके दिखा रहा हूँ। कॉन्स्ट एरर्स और सेट एरर, ये बना लेंगे। अब यहाँ पर हम यूज स्टेट यूज कर लेंगे, और ये बाय डिफॉल्ट एम्प्टी ऑब्जेक्ट रहेगा। और फिर हम क्या करेंगे, सेट करते टाइम यहाँ पर हम करेंगे सेट एरर, सेट एरर्स नाम दे देते हैं क्योंकि ये एरर्स है, ठीक है? सेट एरर्स में हम
प्रीवियस वैल्यू लेके और नई वैल्यू में नेम की वैल्यू की एरर सेट कर देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे प्रीवियस लेंगे और रिटर्न करवा देंगे डॉट 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 प्रीवियस एरर जो भी रहेगी वो यहाँ पे हम स्प्रेड कर देंगे। और फिर नेम की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेम शुड बी एट लीस्ट 3 कैरेक्टर्स। नेम शुड बी एट लीस्ट 3 कैरेक्टर्स, ये मैसेज हम यहाँ पे सेट कर देंगे। ऐसे ही पासवर्ड के लिए हम सेट कर सकते हैं। यहाँ पर एक दूसरा इफ कंडीशन लगाएंगे। इस तरह से हम वैलिडेशन नहीं करते हैं, हम वैलिडेशन करने के लिए जॉड लाइब्रेरी का यूज करते हैं, जो कि हम करेंगे, हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में हम करें। जॉड लाइब्रेरी का यूज करके हम वैलिडेशन करेंगे। यहाँ पर मैं सिंपल सा जावास्क्रिप्ट का यूज करके वैलिडेशन करने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पर पासवर्ड के लिए वैलिडेशन लगा देते हैं, पासवर्ड, और इसके लिए मैं 8 कैरेक्टर्स की लिमिट सेट कर देता हूँ। कम से कम 8 कैरेक्टर्स का पासवर्ड होना चाहिए। और ये फील्ड का नाम भी यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, पासवर्ड और पासवर्ड। इसको भी मैं स्मॉल लेटर में ही कर देता हूँ मैसेज। ठीक है, शुड बी होना चाहिए, शुड बी पासवर्ड शुड बी एटलीस्ट इतना कैरेक्टर्स। ठीक है, ईमेल के लिए मैंने कोई वैलिडेशन नहीं लगाया है, या फिर ईमेल के लिए भी चलो लगा देते हैं सिंपल सा ही वैलिडेशन, डॉट ईमेल डॉट इंक्लूड्स @ अगर @ नहीं इंक्लूड कर रहा है ईमेल, तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ईमेल के लिए भी वैलिडेशन यहाँ पे ऐड कर देंगे और यहाँ पे लिखेंगे प्लीज इंटर अ वैलिड ईमेल, ये ऐड करेंगे, प्लीज एंटर अ वैलिड ईमेल। तो हमने इतने वैलिडेशंस यहाँ पे लगा दिए हैं। ठीक है, अब इन एरर्स को हम अपने यूआई के अंदर शो कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पर हम एक पैराग्राफ टैग ले सकते हैं या स्पैन टैग ले सकते हैं। मैं पैराग्राफ टैग ही ले लेता हूँ। यहाँ पर एरर्स डॉट नेम्स सेट कर देंगे और नेम की वैल्यू यहाँ पे क्लास नेम एक दे देंगे। क्लास नेम में टेक्स्ट एक्स्ट्रा स्मॉल कर देंगे, टेक्स्ट रेड 500, ये सेट कर देते हैं। अभी चेक करते हैं कि ये कैसा दिखता है। एक बार मैं सबमिट करता हूँ। यहाँ पर इसका लेंथ मैं बस 1 कर दूंगा और सबमिट करूंगा। तो ये देखो यहाँ पर एरर आ रहा है, नेम शुड बी एटलीस्ट 3 कैरेक्टर्स। और अभी भी हम यहाँ पे फॉर्म को सबमिट करने से प्रिवेंट नहीं कर रहे हैं, हमें इसको प्रिवेंट करवाना चाहिए। अभी हम वो भी करवा लेंगे। ठीक है, चलो वो भी करवा लेते हैं, प्रिवेंट करवा लेते हैं। इधर हम नीचे आएंगे और यहाँ पर हम चेक करेंगे कि अगर एरर्स के अंदर, एरर ऑब्जेक्ट के अंदर एक भी एरर है तो उसको आगे ना बढ़ने दिया जाए, अपने कोड को यहीं पे रोक दिया जाए, रिटर्न कर दिया जाए। अब वो कैसे करेंगे, यहाँ पर जो हम सेट एरर्स कर रहे हैं ना, इससे एरर्स तुरंत ही अपडेट नहीं होती हैं। इससे जो एरर्स वाला ऑब्जेक्ट है ना, ये तुरंत अपडेट नहीं होगा, नेक्स्ट अंडर साइकिल में ये अपडेट होगा। तो यहाँ पर हमने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी है, वो सिनेरियो हमने नहीं सोचा कि हमें एरर तुरंत कैसे मिलेगी। तो उस कारण से मैं क्या करूँगा, एक नया एरर ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, कॉन्स्ट एरर्स या फिर फॉर्म एरर्स, इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ और इसके अंदर मैं इस तरह से वैल्यू को सेट करता जाऊंगा। ये मैं कॉपी कर लेता हूँ, कट कर लेता हूँ और सेट एरर्स नहीं यूज करूंगा, मैं करूंगा फॉर्म एरर्स डॉट नेम इज इक्वल टू ये। ठीक है, यहाँ पर मैं करूंगा, 1 मिनट, मैसेज कॉपी कर लेता हूँ। फॉर्म डेटा नहीं, फॉर्म एरर्स डॉट ईमेल इज इक्वल टू ये ईमेल। ठीक है, और
वैसे ही यहाँ पे भी मैं कर दूंगा, इसको कट करके फॉर्म एरर्स डॉट डॉट कहाँ गया, डॉट पासवर्ड इज इक्वल टू ये वैल्यू सेट कर देंगे। ठीक है, इतना सेट कर देंगे। तो अब हमें यहाँ पे एरर्स ऑब्जेक्ट को नहीं चेक करना है, हमें ये चेक करना है इफ इसके अंदर एक भी प्रॉपर्टी अगर एग्जिस्ट करती है। अब ये कैसे पता चलेगा, तो हमें ये चीज ऑब्जेक्ट डॉट कीज से पता चल सकता है। ऑब्जेक्ट डॉट कीज करेंगे और फॉर्म एरर्स ये डाल देंगे। तो ये ऑब्जेक्ट डॉट कीज हमें एक एरे देता है, तो उसका लेंथ अगर हम चेक करेंगे, अगर उसका लेंथ है, मतलब उसका लेंथ अगर 0 नहीं है, 0 से 1 भी ज़्यादा है, हम चाहें तो इसको ग्रेटर देन 0 कर सकते हैं, ये कंडीशन भी सेट कर सकते हैं। अगर ग्रेटर देन 0 यानी कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर एटलीस्ट एक प्रॉपर्टी तो है, यानी कि एक भी एरर है, तो हमें आगे नहीं बढ़ना है। यहाँ पर हम ये ग्रेटर देन 0 नहीं करते हैं, तब भी वही कंडीशन रहेगी, वैसे ही वर्क करेगा। तो हम यहाँ से रिटर्न हो जाएंगे, और रिटर्न करते टाइम हम सेट एरर्स को ये वाली एरर सेट कर देंगे, फॉर्म एरर्स, इस तरह से। ठीक है, तो मुझे हर बार सेट एरर्स नहीं करनी है, मुझे लास्ट में एरर को सेट करनी है। जब तीनों में एरर मिल जाएगी, तीनों को हम वैलिडेट कर लेंगे, फिर उसमें से अगर किसी के अंदर भी एक भी वैल्यू के अंदर एरर है, तब हम एरर को सेट करेंगे और यहाँ से हम रिटर्न हो जाएंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। अगर एरर नहीं है तभी हम आगे बढ़ेंगे और डेटा को सबमिट करेंगे। अभी मैं यहाँ पे कंसोल लॉग कर देता हूँ फॉर्म एरर्स, ताकि हमें भी दिखे कि क्या एरर आई है यहाँ पे कंसोल के अंदर। तो देखो अभी मैं यहाँ पे सबमिट करता हूँ, मैंने सबमिट किया है, यहाँ पे आ रहा है नेम का एरर आ रहा है, जो कि हमें यूआई के ऊपर भी दिख रहा है, जिसको हमने यूआई के ऊपर दिखाया है। पासवर्ड का भी एरर आ रहा है, तो पासवर्ड का एरर भी हम यूआई के ऊपर दिखाते हैं। पासवर्ड का, ईमेल का, सबका एरर यूआई के ऊपर दिखाएंगे। अब देखो फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा, सबमिट होके यहाँ पे रिजल्ट नहीं आ रहा। ठीक है, नेटवर्क रिक्वेस्ट भी नहीं जाएगी, पहले ही हम यहाँ पे वैलिडेशन कर रहे हैं। देखो सबमिट कर रहे हैं, कोई भी एरर नहीं जा रही है, मतलब कोई भी रिक्वेस्ट नहीं जा रही है यहाँ पे। तो ये वाला चीज़ कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि थोड़ा सा नीचे मुझे ज़्यादा गैप लग रहा है, तो मैं यहाँ पे मार्जिन बॉटम में कुछ नेगेटिव मार्जिन दे देता हूँ, -MB3। देखते हैं कितना होता है। इतना मुझे ठीक लग रहा है, इतना मुझे ठीक लग रहा है, ताकि ज़्यादा हाइट ना हो जाए फॉर्म की हमारी, इसलिए मैं ये सेट कर रहा हूँ। अभी मैं इसको कॉपी कर लूँगा और ईमेल इनपुट के नीचे यहाँ पे सेट कर दूंगा, एरर्स डॉट ईमेल हो जाएगा यहाँ पे वैल्यू। ऐसे ही मैं पासवर्ड के नीचे भी सेट कर दूंगा, एरर्स डॉट पासवर्ड हो जाएगा ये वैल्यू। ठीक है, इतना कर देंगे। अब यहाँ पे देखो मैं पासवर्ड के लिए भी ये एरर दिखा रहा है कि इतना एटलीस्ट इतना कैरेक्टर्स लॉन्ग होना चाहिए। अगर ईमेल को इनवैलिड कर देते हैं और सबमिट करते हैं, तो ये तो फॉर्म वाला ही एरर आ रहा है। ठीक है, ये HTML का डिफ़ॉल्ट बिहेवियर ही आ रहा है। तो उसके लिए हम शायद यहाँ पे एक बार तो यहाँ पे टाइप ईमेल ना सेट करें, तो तभी ये हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये एरर आने लगा है, लेकिन अगर हम टाइप ईमेल सेट कर देते हैं और फॉर्म के ऊपर नो वैलिडेट ये सेट कर देते हैं, ठीक है, फॉर्म के अंदर नो वैलिडेट सेट कर देते हैं और ईमेल को इनवैलिड करते हैं और सबमिट करते हैं, तो देखो ये टाइप ईमेल है, तब भी यहाँ पर वैलिडेट नहीं कर रहा, डिफ़ॉल्ट बिहेवियर फॉर्म का जो है वो हट गया है, तो हमारा ही वैलिडेशन चल रहा है। अगर हम इसको भी इनवैलिड कर देते हैं, तो इसका भी यहाँ पे एरर आ रहा है। ठीक है, अगर हम करेक्ट कर देंगे, करेक्ट कर दिया हमने, मतलब एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स कर दिया, सबमिट किया, तो वो एरर चली गई है। ठीक है, अगर हमने इसको भी करेक्ट कर दिया, तो ये भी एरर चली गई है। ठीक है, ये भी एरर चली गई है। अभी हम इसको भी करेक्ट कर देते हैं, 8 कैरेक्टर्स का बना देते हैं, तो ये भी एरर चली जाएगी और हमारा फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अभी इस केस में यहाँ पर वो नहीं दिख रहा है, क्या बोलते हैं, ये एरर हटती हुई नहीं दिख रही है, तो इसको हम फिक्स कर देते हैं। एरर हटती हुई इसलिए नहीं दिख रही है क्योंकि हम सेट एरर्स तभी कर रहे हैं जब कोई एरर हो, जब कोई एरर ना हो तब भी हम एरर्स को सेट करेंगे। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर सेट एरर्स को बाहर भी सेट कर देते हैं। ठीक है, एक तो जब एरर रहेगी तब भी सेट करेंगे, और जब एरर नहीं है तब भी हम एरर्स को सेट कर देंगे, ताकि वो नल हो जाए। ठीक है, ऑटोमेटिकली ये एम्प्टी ऑब्जेक्ट सेट हो जाएगा। अगर एरर नहीं रहेगी तो ये एम्प्टी ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक बार हम दोबारा से सबमिट करते हैं,
देखो अभी हमने सबमिट किया, ये एरर जा चुकी है और कुछ ज़्यादा ही गैप हो गया, -3 यहाँ पर। तो मैं बटन के ऊपर थोड़ा-सा मार्जिन दे देता हूँ। जो ये बटन है हमारी, इसके ऊपर मैं मार्जिन टॉप सेट कर देता हूँ थोड़ा-सा, एम्प्टी टू, इतना ठीक है। अगर आपको और ज़्यादा मतलब दूर करना है इसको तो आप कर सकते हैं। मैंने थोड़ा ज़्यादा ही पास पास कर दिया शायद। थोड़ा-सा कर देता हूँ मैं, -3 की जगह पे -2 सेट कर देता हूँ। -2, तो इतना ठीक लग रहा है मुझे, ठीक है? तो ये हमने वैलिडेशन भी लगा लिया। हमने इस वीडियो में वैलिडेशन भी लगा लिया। देखो यहाँ पर हमने 3 कैरेक्टर रखा है तो सबमिट हो गया। अगर हम 3 कैरेक्टर नहीं रखते हैं तो ये देखो ये एरर आ रही है और यहाँ पे एरर प्रिंट होके कंसोल के अंदर भी आ रही है, ठीक है? यहाँ से हटा देते हैं तो ये बोल रहा है प्लीज़ एंटर अ वैलिड ईमेल, और अगर हम पासवर्ड को भी इनवैलिड कर देते हैं तो तीनों की एरर यहाँ पे आ रही है प्रॉपर्ली, ठीक है? तो हमने ये क्लाइंट साइड वैलिडेशन ऐड कर लिया है, लेकिन ये वैलिडेशन बहुत ही सिंपल लेवल का वैलिडेशन है, मतलब सिंपल है। हम ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वैलिडेशन नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ज़ॉर्ड का यूज़ करके और भी कॉम्प्लेक्स वैलिडेशन करेंगे। लेकिन अभी इस वीडियो में हमें और सीखना बाकी है। और क्या सीखना है कि ये जो हैंडल सबमिट है, इस चीज़ को हम चाहें तो एक्शन प्रॉपर्टी के ऊपर भी दे सकते हैं। कैसे? यहाँ पर हम ऑन सबमिट ना सेट करके एक्शन सेट कर सकते हैं और एक्शन के ऊपर हम हैंडल सबमिट दे देंगे। अब जब एक्शन के ऊपर हम इसको देंगे, तब यहाँ पर ये इवेंट नहीं रिसीव होगा और हमें प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट भी नहीं करना होगा। डायरेक्टली यहाँ पे फॉर्म डेटा रिसीव होगा और हमें फॉर्म डेटा भी नहीं बनाना पड़ेगा। ये देखो, मैं यहाँ पे फॉर्म डेटा सेट कर देता हूँ। ये मैंने फॉर्म डेटा सेट कर दिया, ठीक है? जब हम हैंडल सबमिट को यहाँ पर देते हैं एक्शन प्रॉप के ऊपर, फॉर्म के एक्शन प्रॉप के ऊपर जब हम हैंडल सबमिट को देंगे, तब डायरेक्टली यहाँ पर फॉर्म डेटा रिसीव होगा। उसके अंदर से हम डॉट गेट नेम, ईमेल, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं और प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट भी नहीं करना होगा। बस इतना अगर हम कर देते हैं, तो भी ये वैसे ही वर्क करेगा। एक बार मैं रिफ्रेश करके मैं सबमिट के ऊपर क्लिक करता हूँ, देखो ये वाली एरर आ रही है। इसके लिए मैं नेम के लिए भी एरर यहाँ पे लाता हूँ। देखो, हमारा कोड और भी सिंपल हो गया। बेसिकली हमारा 2 लाइन का कोड कम हो गया है। एक तो इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट नहीं करना पड़ा है, ठीक है? और दूसरा हमें फॉर्म डेटा नहीं क्रिएट करना पड़ा है। तो जब हम एक्शन के ऊपर इसका ये देते हैं ना, एक्शन के ऊपर हैंडल सबमिट फंक्शन देते हैं, तो हम इसका नाम हैंडल सबमिट नहीं रखते हैं। हम इसका नाम रख देते हैं हैंडल एक्शन। ऐसा कोई भी नाम आप रख सकते हैं, हैंडल सबमिट भी ठीक है, लेकिन हैंडल एक्शन ज़्यादा बेटर नाम रहेगा। हैंडल फॉर्म एक्शन या फिर हैंडल एक्शन, ऐसा कुछ। तो मैं एक काम करता हूँ, हैंडल फॉर्म एक्शन, 1 मिनट, फॉर्म एक्शन, ये नाम दे देता हूँ, हैंडल फॉर्म एक्शन। तो ये फॉर्म के एक्शन को हैंडल करेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हैंडल फॉर्म एक्शन के अंदर हमने अपना खुद के द्वारा क्लाइंट साइड में बनाया हुआ फंक्शन सेट कर दिया है और इस फंक्शन के अंदर हमें फॉर्म डेटा मिल रहा है। ये फॉर्म डेटा हमें मिल रहा है और इस फॉर्म डेटा को हम वैलिडेट कर रहे हैं। हम एक फॉर्म्स एरर ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। हम हर एक फील्ड को चेक कर रहे हैं। एक क्राइटेरिया अगर मैच नहीं कर रहा है तो हम उस फील्ड के लिए एरर सेट कर दे रहे हैं और फिर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर ये एरर है तो हम यहीं से एरर को सेट करके रिटर्न कर दे रहे हैं, ठीक है? अगर एरर नहीं है तब भी हम यहाँ पे एरर्स को सेट कर रहे हैं। अगर हम चाहें तो एम्प्टी ऑब्जेक्ट भी सेट कर सकते हैं, लेकिन ठीक है, फॉर्म एरर्स को ही यहाँ पे सेट कर रहे हैं और फिर उसके बाद हम आगे यहाँ पे डेटा को कॉल करवा रहे हैं। यहाँ पर बेसिकली हम एरर को एम्प्टी सेट करेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि यहाँ पे एरर नहीं रहेगा तभी यहाँ पे हम आगे आएँगे। और चाहे इस तरह से सेट करें, चाहे इस तरह से सेट करें, दोनों एम्प्टी ऑब्जेक्ट ही रहेंगे, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा क्लीन लग रहा है, थोड़ा ज़्यादा समझ में आ रहा है कि हाँ, जब एरर नहीं है तो हम एरर को खाली सेट कर दे रहे हैं, ठीक है? तो इतना हम कर रहे हैं। अभी मैं एक चीज़ और आपको बताता हूँ, वो ये है कि जिस तरह से हम ये फंक्शन कॉल कर रहे हैं यहाँ पे,
कौन सा फंक्शन? ये वाला रजिस्टर यूजर फंक्शन जो कि सर्वर एक्शन है। उसी तरह से हम ये वाला फंक्शन भी कॉल कर सकते हैं। यूज स्टेट को मैं अनकमेंट कर रहा हूं अभी, इसको मैंने अनकमेंट कर दिया। और यहाँ पर ये जो फॉर्म एक्शन है, इसको हम पहले एक्शन प्रॉपर्टी के ऊपर सेट कर रहे थे, है ना। पहले हम यहाँ पे फॉर्म के ऊपर, एक्शन के ऊपर ये चीज दे रहे थे इस तरह से। अब हम इसको चाहें तो इसको भी हम मैनुअली कॉल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर रजिस्टर यूजर कॉल कर रहे हैं, इसको ना कॉल करके हम फॉर्म एक्शन कॉल कर सकते हैं। अब फॉर्म एक्शन जब कॉल करेंगे तब ये डेटा नहीं रिटर्न करता, ये वॉइड रिटर्न करता है। जब हम ये यूज एक्शन के द्वारा, यूज एक्शन स्टेट के द्वारा बनाए हुए फॉर्म एक्शन को कॉल करते हैं, तब डेटा हमें रिटर्न वैल्यू के अंदर नहीं मिलता है, इसकी रिटर्न वैल्यू होती है वॉइड। ये डेटा यहाँ पर रिटर्न करता है स्टेट के अंदर, ठीक है। ये स्टेट के अंदर डेटा रिटर्न करता है, पेंडिंग प्रॉपर्टी भी रिटर्न करता है, और बिहाइंड द सीन्स ये फॉर्म एक्शन भी वैसे ही कॉल कर रहा है जिस तरह से हम ये कॉल कर रहे थे ना। बिहाइंड द सीन्स वो वाला फंक्शन भी जो यूज एक्शन स्टेट के द्वारा हमें मिलता है, वो भी ऐसे ही फंक्शन को बिहाइंड द सीन्स कॉल करता है, वहां से डेटा लेता है, जो भी डेटा आता है, और स्टेट प्रॉपर्टी के अंदर सेट कर देता है यहाँ पर स्टेट प्रॉपर्टी के अंदर। और जब तक वो प्रॉमिस पेंडिंग रहता है तब तक इस पेंडिंग यहाँ पे ट्रू सेट कर देता है। तो बिहाइंड द सीन्स अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये वाला फंक्शन कैसे काम कर रहा है। ये फंक्शन मतलब यूज स्टेट हमें ये जो फंक्शन दे रहा है ना, ये फंक्शन ये अंदर ही अंदर इसी रजिस्टर फंक्शन को कॉल कर रहा है अवेट का यूज करके, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, हम इस फंक्शन को ही कॉल करवाते हैं। यहाँ पर मैं ये फंक्शन कॉल करवाऊंगा, और अब यहाँ पे मैं अवेट नहीं कर सकता हूँ, मुझे यहाँ पे डेटा इस तरह से नहीं मिलेगा ये, लेकिन यहाँ पर अभी भी मैं मैनुअली ही कॉल करवा रहा हूँ फॉर्म एक्शन को। अब आपको पता है कि जब हम फॉर्म एक्शन को यूज करते हैं, ये वाला फॉर्म एक्शन जो कि इस हुक का यूज करके बनाया गया है, तब क्या होता है, यहाँ पर 2 आर्गुमेंट रिसीव होते हैं। और मेरे अकॉर्डिंग ये फर्स्ट आर्गुमेंट जो है, इसका नाम अंडरस्कोर देना ज़्यादा सही है, क्योंकि इसको ज़्यादातर हम यूज़ नहीं करते हैं। प्रीवियस स्टेट उसका कोई खास यूज़ नहीं होता है, ठीक है। हम ज़्यादातर इसी के साथ काम करते हैं। मेरे अकॉर्डिंग ये सेकंड आर्गुमेंट होना चाहिए, ये फर्स्ट आर्गुमेंट नहीं होना चाहिए। अगर आपको कोई वैलिड यूज़ केस मिलेगा तो आप कमेंट के अंदर बताना, मुझे कोई ज़्यादा खास यूज़ उसका दिखता नहीं है। तो उसको हम ऐसे ही अंडरस्कोर रीनेम करके या प्रीवियस वैल्यू रीनेम करके आप छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पर फॉर्म डेटा के अंदर हमें ये वाली वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। ये जो हम यहाँ से सेंड कर रहे हैं, ये न्यू यूज़र, ये हमें इधर मिल जाएगी। और यहाँ पे हम चाहे जो करें, चाहे कंसोल लॉग करें, चाहे जो करें, ठीक है। तो अभी मैं एक काम करता हूँ, फिर से मैं यहाँ पे सबमिट करता हूँ। तो देखो पासवर्ड शुड बी वैलिड, ऐसा एरर आ रहा है, मतलब 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। तो 8 कैरेक्टर्स कर देता हूँ, अभी मैं सबमिट करता हूँ। तो सबमिट कर दिया हमने, सबमिट भी हो गया होगा, लेकिन हम यहाँ पे कोई कंसोल लॉग नहीं कर रहे हैं। जब स्टेट यहाँ पे हमें वैल्यू स्टेट के अंदर मिलती है, ठीक है, स्टेट के अंदर मिलती है, तो इसको हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। अब हम इसको यूज़ कर लेते हैं, इसकी वैल्यू ये जो पेंडिंग वाली थी इसको भी यूज़ कर लेते हैं, और यहाँ पर भी यूज़ कर लेते हैं, ताकि मैं यूआई के ऊपर दिखे। अगर कोई एरर आएगी तो वो भी दिखेगी। अब एरर यहाँ पे, ये वाली जो एरर है, स्टेट के अंदर जो एरर है, स्टेट प्रॉपर्टी के अंदर एरर है, वो यहाँ से एरर आएगी अगर हम थ्रो करते हैं या सेंड करते हैं। थ्रो नहीं करते हैं, बेसिकली हम एरर ऑब्जेक्ट के अंदर ही सेंड कर देते हैं। तो अभी हम सबमिट करते हैं, देखो सबमिट किया था तो वो वाला मैसेज यहाँ पे दिखा रहा है, अगर सबमिट कर दिया है तो। अगर हम ऐसा करके हम ये सेव करते हैं तो ये एरर दिखा रहा है, और ये पुराना वाला मैसेज है। एक बार हम रिफ्रेश कर देते हैं ताकि क्लियर हो जाए, और ये देखो अभी प्रॉपरली सब कुछ वर्क कर रहा है, ठीक है। अभी मैं सब कुछ रिफ्रेश करके और पासवर्ड वैलिड डाल के सबमिट करूँगा, तो यहाँ पे ये procoder@gmail.com ये रजिस्टर हो चुका है। इस तरह से ये मैसेज में आ रहा है। तो सही है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम फॉर्म एक्शन को मैनुअली कॉल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने दोनों फंक्शंस को मैनुअली कॉल करके दिखा दिया। एक तो प्योरली सर्वर एक्शन को जो हमने यहाँ से एक्सपोर्ट किया है, इसको भी मैनुअली कॉल करके हमने देखा। सबसे पहले हमने रजिस्टर यूजर को मैनुअली कॉल किया,
इसके अंदर वैल्यू पास की, और ये हमें रिटर्न वैल्यू के अंदर एक प्रॉमिस देता है जिसको अवेट करने के बाद हमें इसकी रिटर्न वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, तो उसके थ्रू भी हम काम करवा सकते हैं, लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं होता, इतना हम यूज़ नहीं करते हैं इसको। ठीक है, हम डायरेक्टली इसको नहीं कॉल करते हैं, हम इसका यूज़ करके एक एक्शन क्रिएट करते हैं, फॉर्म एक्शन इस तरह से, और फिर हम फॉर्म एक्शन को मैनुअली यूज़ करते हैं। ये वाला तरीका वेल एक्सेप्टेड है, मतलब इस तरह से हम ज़्यादातर कोड लिखते हैं। ठीक है, कि हम मैनुअली कॉल करेंगे यहाँ पे और अपना नया जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा वो पास कर देंगे यूज़र। ठीक है, तो सही है, हमने क्या किया है यहाँ पे, हमने क्लाइंट साइड वैलिडेशन लगा दिया है। हम यहाँ पर सीखने आए थे, क्या सीखने आए थे हम? सर्वर एक्शंस को मैनुअली कॉल करना सीखने आए थे, और हमने क्लाइंट साइड वैलिडेशन भी लगा दिया यहाँ पे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इस वैलिडेशन को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे यूजिंग Zord लाइब्रेरी। तो आप ऐसे ही सीखते रहिए, पढ़ते रहिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।